एंड सर आपको क्या लगता है आरएस एग्जाम ये जो है सिविल सर्विसेज, आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी जी। काफी दिए। जी। सो आपको क्या लगता है ये कितना टफ है? जी, अगर आप बाहर से देखेंगे इसको, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, हम्म। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत टफ है, नो डाउट बहुत टफ है। ओके सर। जी। और आपके अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज हैं जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करी? अभी हमारे साथ है विद्युत विभाग के एईएन यानी असिस्टेंट इंजीनियर। इन्होंने आरएस 2021 में रैंक 75 सिक्योर की है और यह सफलता इन्हें तीसरे प्रयास में मिली है। इनका नाम है अनंत गौड़। तो सर स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद, थैंक यू। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, प्लीज सर। मेरा नाम अनंत गौड़ है और मैं कुचामन सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और मेरी कॉलेज रही है एमएनआईटी जयपुर। 2014 में वहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद में मेरा प्लेसमेंट टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में हुआ, जहाँ मैंने 1 साल तक कार्य किया। उसके पश्चात सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया था और मैंने फिर करीब 1.5 साल तक दिल्ली में रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी। और फिर मैंने 2017 में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई थी। और मैं तब से सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन पे पोस्टेड हूँ और उसके साथ में ही मैंने प्रिपरेशन चालू रखी है अपनी। तो आपका जैसे कॉलेज के टाइम पर ही प्लेसमेंट हो गया था, जी। तो फिर आपने सिविल सर्विसेज में एंटर किया, तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको भी इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक तो इसकी वर्क प्रोफाइल मेरे को काफ़ी अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, डायनामिक लगती थी कि आपको विभिन्न विभागों में कार्य करने का मौका मिलेगा और एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है सिविल सर्वेंट की, एक वो भी था। और एक फ़ादर की प्रेरणा भी थी, फ़ादर की इच्छा थी कि मैं ये चीज़ करूँ। उनकी इच्छा से ज़्यादा मेरी खुद की इच्छा थी कि, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है कि डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है इस वर्क प्रोफाइल में, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था। और फिर उसमें आपने कितने अटेम्प्ट दे दिए अभी तक यूपीएससी के आपने? मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें। और क्या? उसमें मेरा अभी मेरा नहीं हो पाया था। एक बार भी? जी। ओके, सो 17 में आपने असिस्टेंट इंजीनियर का इंजीनियर। एग्जाम दिया था, उसमें जी। आपका हो गया, आप वो जॉब कर रहे हैं अभी। जी। तो फिर अब आपका ये आरएस का तीसरा अटेम्प्ट है, तो जी। जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है उनका क्या स्कोर रहा? पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था, उसमें मैं 1 या 1.5 मार्क्स से रह गया था। दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस में 294 स्कोर था और कट ऑफ गई थी 344, उसमें नहीं हो पाया था। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेंस में स्कोर रहा था 360 और इंटरव्यू में 68 मार्क्स रहे थे। तो इतनी असफलता मिलने के बाद भी आप इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो वो मोटिवेशन क्या है, कहाँ से आ रहा है? एक मोटिवेशन तो ये था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मैं उसको इम्प्रूव करते रहना चाहता था, क्योंकि मुझे ये जॉब मिली हुई थी और मैं उसके साथ प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे ये था कि अगर मैं जॉब के साथ में, और मेरा जॉब जैसे मैं शिफ्ट में कार्य करता हूँ, तो जैसे मेरे पास खाली टाइम होता है वहाँ पर, जो वर्क आवर्स होते हैं उसके बाद में मुझे टाइम मिलता था। और एक मेरी वाइफ़ है जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे साथ में रहते थे हम, और हमने काफ़ी अच्छे से, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि ये प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए और मेरे में ये क्षमता है, मेरे में ये कैपेसिटी है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा था। और जैसा कि आप बोल रहे हैं वर्क प्लेस पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो सर जी। वर्क प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं तो जी। थोड़ी बहुत थकान तो कहीं ना कहीं होती है, तो जी। उसमें ऐसा नहीं आता कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं? हाँ, तो रेस्ट के बाद में पढ़ाई कर सकते हैं, रेस्ट लेके आप बाद में पढ़ सकते हैं। और इसमें जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जी। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई आप पे? जैसे मेरे उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि एक अगर मेरे किसी सिटी में पोस्टिंग होती, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का फटीग होता है, आने-जाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं पावर प्लांट में पोस्टेड था, 20 मिनट मुझे जाने में लगते थे और 20 मिनट करीब मुझे आने में लगते थे, वो फटीग नहीं था। और दूसरा, मैं शिफ्ट में काम करता था, तो उसके शिफ्ट के आवर्स के बाद में मेरा इतना काम नहीं रह जाता था, तो मैं उसमें अगर चाहता तो पढ़ाई कर सकता था। तो आप एक दिन में जो नॉर्मल डे होता है, जॉब कर रहे हो है ना, फिर घर पे पढ़ना या फिर आप वर्क प्लेस पे पढ़ रहे हो, तो कितने घंटे पढ़ते थे? वर्क प्लेस पे जैसे अगर 1-2 घंटे निकल जाते तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसे वर्क आवर्स के बाद में 4-5 घंटे निकाल लेता था। और आपको इस बार कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? जी, मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान तहसीलदार सर्विस। ज्वाइन करेंगे आप? जी। ओके।
सो अब आप अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी बताएं। जी। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं और माता मेरी गृहिणी है और वाइफ है वो मेरे साथ में ही है। उन्होंने भी बीटेक और एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। जी। तो सिविल सर्विसेज में आने का रीजन कहीं ये तो नहीं कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको भी करनी चाहिए? नहीं, जैसा मैंने बताया कि पहला कारण यही हो सकता है कि सबके फादर चाहते हैं कि हाँ। अच्छी जॉब करे, सामाजिक प्रतिष्ठा हो। पर जब मेरा ये खुद का ओपिनियन था कि इसमें डायनेमिक काफ़ी जॉब प्रोफाइल है, आप विभिन्न विभागों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कभी बोरियत नहीं आएगी इस जॉब में। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। जी। सो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और एक अच्छी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना चाहिए कि विभिन्न स्टेजेज हैं और लंबा समय भी लगेगा इसमें। तो प्रीलिम्स के सिलेबस को आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयार कीजिए और उसके जितने भी सोर्सेज हैं उनको पहली बार में डिसाइड कर लीजिए कि ये सोर्स है और उनसे स्टिक कीजिए आप और उनको ही बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि एक सोर्स को अगर आप 10 बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके बजाय कि आप 10 सोर्स को एक एक बार पढ़ें। तो आप बार बार रिवीजन का मेरा सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा उस पर फोकस रहा था। और मेंस में भी मेरा ऐसा ही था कि मैंने सबसे पहले सिलेबस को, मेरा सिलेबस चेंज हुआ था उस साल, तो मैंने प्री के बाद में ही मोस्टली मेरी तैयारी हुई थी। जो टॉपिक्स प्री और मेंस में कॉमन थे वो मैंने पहले ही कर लिए थे। उसके बाद में जो टॉपिक्स बचे थे, जो नए ऐड हुए थे, उनको मैंने प्री और मेंस के बीच में ही किया था। और उसके साथ में मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी, तो उसकी मैं राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूस करता रहता था। और इंटरव्यू की तैयारी में बहुत टाइम मिल गया था क्योंकि 1.5 साल का वक्त मिला था, तो वो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी मेरी। सो जैसा कि अभी आपने कहा था टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जिन्हें बोल सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जी। तो उनका क्या रोल है इसमें? और जब वो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें उस टाइम पे? टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं तो सबसे पहले उसमें आप ये चीज़ सीखते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आपको वो पेपर पूरा करना है। तो आप जब टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन को कितना समय देना है, 10 नंबर के वो कितना देना है, 2 नंबर वालों को कितना देना है, तो आप आधा पड़ाव पार पहले ही कर चुके हैं। और दूसरा, जब आप टाइम मैनेज कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स क्या है, आप उसमें नंबर्स के हिसाब से, आप जैसे 10 नंबर का है उसमें इंट्रो देना होता है, कंक्लूजन देना होता है, बॉडी कैसी होती है, और सबसे बड़ी बात जो पूछा है आप वही लिख रहे हैं क्या, सबसे बड़ा फोकस उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी लिमिटेड होता है। और अगर आप टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिखेंगे तो आपका दूसरी बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाएगा और एग्जामिनर उससे प्रभावित नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फोकस है टू दी पॉइंट और कम शब्दों में आप अपना आंसर लिखिए। ओके। और आपके प्रीलिम्स के मार्क्स क्या थे? प्रीलिम्स के मेरे 92 मार्क्स थे। मेंस के? मेंस के 360 मार्क्स थे। इंटरव्यू? इंटरव्यू में 68 मार्क्स थे। सो आपको क्या लगता है जो रैंक आपने उम्मीद की थी, आपको जो उम्मीद थी वही मिली है या फिर थोड़ा कम ज़्यादा है? जी, मैं यही सोचता हूँ कि कोशिश हमेशा अच्छे की करनी चाहिए, पर जो मिलता है उसमें आपको कमियां देखनी है और आगे बढ़ना है। सो आपने सेल्फ स्टडी से किया है ना, तो आपने जाहिर सी बात है 3-4 चीज़ों को फॉलो किया होगा, नोट्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज, है ना? जी। इसके अलावा और किसी चीज़ को फॉलो किया है? जी, ये इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और एक सोर्स से आपने खुद के नोट्स बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स, एक में और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो आपने जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसमें आपने पूरा पढ़ लिया है, पर आप जब रिवीजन करेंगे, एग्जाम जब आएगा तो आपके पास पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। तो आप एक पेज पे या 2-3 या 10 पेज पे या 25 पेज पे, जितना भी हो सके, जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम से पहले 1-2 दिन में आपको पूरा रिवाइज अगर कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपको चीज़ें याद भी अच्छे से रहेगी। और आप कुछ बुक्स के नाम बता सकते हैं? जी, बुक्स में मैंने बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, आरबीएससी की बुक्स हैं, वो पढ़ी थी मैंने। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे हैं, ये पढ़े थे मैंने। और जैसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने कोचिंग के नोट्स पे रिलाई किया था, जिसमें स्प्रिंग बोर्ड है, सम्यक है, इनके नोट्स मैंने पढ़े थे। और जो GS4 पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हिंदी के पेपर के लिए, इंग्लिश के पेपर के लिए आप एक बेसिक ग्रामर के लिए तो राघव प्रकाश मैंने फॉलो की थी, और एक 9 to 12 की हिंदी व्याकरण की बुक आती है आरबीएससी की, वो मैंने फॉलो किया था। और इंग्लिश के लिए मैंने बीके रस्तोगी पढ़ी थी, और बाकी मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी पहले से,
क्योंकि मेरे फादर इंग्लिश टीचर हैं और उनकी वजह से मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, तो उतना मुझे तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी। ओके सर। सो ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर वो आरएस बनना चाहते हैं या फिर वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर अब करेंगे, जी। सो उन्हें आरएस की प्रिपरेशन करने से पहले उनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इसके लिए एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है और इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियली स्टैंड आउट कर पाते हैं आप, तो आपको बिना जॉब के भी तैयारी करनी चाहिए। 1-2 अटेम्प्ट लेने के बाद में अगर आपका नहीं हो पाता है, तो आपको बैकअप देखना चाहिए, क्योंकि एक जॉब होना आवश्यक है। और मेरे पर प्रेशर इसीलिए नहीं था, मैं इतने लंबे समय तक सस्टेन इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास जॉब थी पहले से। ओके सर। जी। और आपके अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करी? जी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक आरएस की भर्ती होने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं, तो आपको पेशेंस भी रखना होता है। अगर एक अटेम्प्ट में आपका नहीं होता है, तो आपको अपने-अपने अंदर इतनी ऊर्जा रखनी होती है कि आप अगला अटेम्प्ट दे सकें। और सर आजकल देखा जा रहा है इसका क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है ना? जी। सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया कॉलेज में और जी। इधर कोचिंग करने के लिए आ गए। जी। तो वो उस टाइम पर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते कि कॉलेज भी चल रहा है और इधर कोचिंग भी चल रही है, जी। तो वो दोनों चीज़ों को अच्छे से नहीं करते जी। और फिर बाद में टाइम का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। जी। ना प्रिपरेशन अच्छे से होती है, तो फिर वो बाद में सेल्फ स्टडी से करना पड़ता है कुछ चीज़ें जो कोचिंग में छूट गई थी। तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है, 3 साल बहुत जी। बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो कुछ सब्जेक्ट्स आरएस के सिलेबस में भी हैं, तो आप आरएस का सिलेबस देख के उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पड़ाव है जीवन का, वो अच्छे से कीजिए और फाइनल ईयर में आप इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें अगर आप कंसेप्ट्स को समझ लेंगे, कंसेप्ट ग्रेजुएशन में भी सेम है और आरएस में भी सेम है, वो चाहे आप कॉलेज में पढ़ें, तो मेरा यही कहना है कि आप फाइनल ईयर में इस चीज़ को कर सकते हैं। एंड सर आपको क्या लगता है आरएस एग्जाम ये जो है सिविल सर्विसेज, आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी जी। काफ़ी दिए हैं, जी। सो आपको क्या लगता है ये कितना टफ है? जी, अगर आप बाहर से देखेंगे इसको, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत टफ है, नो डाउट बहुत टफ है। पर अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट आप इसको स्ट्रेटजी बनाएँगे उसकी, उसको तोड़ के आप देखेंगे, तो आपको सारे स्टेप्स एक ही दिन में नहीं लेने हैं। आप स्टेप्स को थोड़ा-थोड़ा करके वो चीज़ कर सकते हैं। अगर साल भर, 2 साल में आप उसको प्रिपेयर करने का सोचते हैं, तो ईज़ी हो जाती है चीज़। सो जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में अब एंटर करना चाहते हैं, जी। उन्हें ऐसी कौन सी बातें हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी फेजेज़ आते हैं ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, कभी-कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। तो इसमें काफ़ी फेजेज़ आते हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है ना? जी। तो आप ऐसी कोई 3-4 चीज़ें, 3-4 पॉइंट बताइए, जो कि उन्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, ताकि उनको ये डिप्रेशन वाली जो चीज़ है ना, ये डिस्ट्रैक्शन, उनको ये फेस ना करनी पड़े। जी। सो प्रिपरेशन के समय आपके साथ काफ़ी चीज़ें आपके महसूस कर सकते हैं, वो सभी के साथ होती है, नॉर्मल है। क्योंकि प्रिपरेशन के समय आप खुद के साथ टाइम बिताते हैं, आप सोशल मीडिया से दूर हैं, अपने रिलेटिव से दूर हैं, माता-पिता से दूर हैं, सभी से दूर हैं। तो आप किसी भी चीज़ को प्लान कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये चीज़ की थी कि आप जैसे चीज़ें भूलेंगे, और ये डेफ़िनेटली होगा कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, अगले दिन याद नहीं आएगी, 7 दिन बाद आपको पूरा भूल जाओगे आप। पर उसको आप ये सोच सकते हैं कि मैंने वो चीज़ समझ ली है, 7 दिन बाद आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि मैंने मंथली टारगेट्स बनाए थे, वीकली टारगेट्स बनाए, 3 दिन का टारगेट बनाया, 1 दिन का टारगेट बनाया, इवन 3 घंटे का टारगेट बनाया कि मुझे ये करना है। और दूसरा, आप अपने मोटिवेटिंग फैक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपकी वाइफ़ हो सकती है, आपके माँ-बाप हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा कोई हो सकता है। तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको ये और अगर आप एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में, तो अगर आप सोच लिया है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आपको डेफ़िनेटली वो चीज़ करनी है, आपसे दूर नहीं भाग सकते। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। ओके सर। सो जब प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो काफ़ी बोरिंग होते हैं। जी। सो उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है हॉबी से। जी। तो आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी गिटार प्लेइंग है और सिंगिंग है। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता था, तो मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा निकाल लेता था। तो उसी से मैं खुद को एनर्जाइज़ भी रखता था और फ्रेश भी रखता था। ओके। सो अब आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए जो कैमरे के उस साइड से इस साइड आ सकते हैं?
जी, मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि ये सिविल सर्विसेज का फील्ड काफ़ी डायनामिक है, इसकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी वास्ट है, डाइवर्स है और आप में अगर आप खुद के पोटेंशियल को समझेंगे, अपने खुद को समझेंगे, तो आप डेफ़िनेटली इधर आ सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था और मैंने ये चीज़ की है कि मैं किसी चीज़ को प्लान करके अगर आगे बढ़ूँ और मैं अगर यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सर की जर्नी, सर एक बीटेक इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने जॉब की, और जॉब के साथ यूपीएससी के काफ़ी अटेम्प्ट दिए, उनमें भी असफलता मिली। फिर आरएएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी असफलता मिली, और तीसरी बार में सर ने ये सिलेक्शन लिया है। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।